Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम AKU के 2023 के पेपर के अंदर जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। याद रखना ये रिक्रिएटेड पेपर है। रिक्रिएटेड का मतलब ये है कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स 2023 के एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हुए थे ये उनकी तरफ से तमाम बताए गए क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब है ये 100% करेक्ट क्वेश्चंस हैं और ये आपको किसी किताब के अंदर नॉर्मली नहीं मिल रहे हो। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, बायोलॉजी के पास्ट पेपर को। पहले सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज टीलोसेंट्रिक। जो क्रोमोसोम होता है ना, ये क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी बेसिस पे चार तरह के क्रोमोसोम के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सेंट्रोमेयर की बेसिस पे चार तरह के क्रोमोसोम में डिवाइड किया जा सकता है। अगर ये सेंट्रोमेयर बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है then this type of chromosome is called the metacentric chromosome. metacentric कहोगे, सही है, तो he is basically metacentric. अगर ये मिडिल पॉइंट से ज़रा सा आगे पीछे हो गया तो एक आर्म छोटा हो जाएगा, एक आर्म बड़ा हो जाएगा, यानी कि अनइक्वल आर्म्स हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द सब मेटासेंट्रिक। एंड देन अगर आप इसको और कोने की तरफ लेके चले जाओ तो दिस इज नाउ कॉल्ड द एक्रोसेंट्रिक। और अगर ये बिल्कुल टिप के ऊपर हो सेंट्रोमियर, नाउ दिस इज कॉल्ड द टीलोसेंट्रिक। तो आपसे पूछा था कि टीलोसेंट्रिक कौन सा क्रोमोसोम है, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फिजन ऑफ यूग्लिना डिफर फ्रॉम पैरामीशियम। ठीक, यूग्लिना और पैरामीशियम के जो फिजन है वो डिफरेंट कैसे है। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली आपको यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है ना कुछ इस तरह का मिलेगा। बेसिक सा स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये फ्लैगेला आ गया। अब होता ये है कि जो फिजन होती है ना आपके यूग्लिना के अंदर, वो यूग्लिना की फिजन इस तरीके से होती है, इस एक्सेस में होती है, एंड दिस इज द वर्टिकल। जबकि पैरामीशियम के अंदर ना, लेट सपोज ये पैरामीशियम एग्जाम्पल, तो पैरामीशियम के अंदर फिजन इस तरीके से होती है, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पैरामीशियम के अंदर हॉरिजॉन्टली होती है फिजन, जिसके नतीजे में पैरामीशियम दो पैरामीशियम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जबकि यूग्लिना के अंदर तरीके से स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में फिजन हो रही होती है, एंड अल्टीमेटली फिर ये यूग्लिना दो यूग्लिना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो फिजन है वो वर्टिकल होती है। तो सवाल में कह रहा था फिजन ऑफ यूग्लिना डिफर फ्रॉम पैरामीशियम। यूग्लिना और पैरामीशियम की जो फिजन है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। यूग्लिना की फिजन डिफरेंट है किससे, पैरामीशियम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल फिजन हो रही है। सही है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन हीमोडायलिसिस कंसंट्रेशन ऑफ विच सब्सटेंस इज केप्ट सेम विद रिस्पेक्ट टू ब्लड। ठीक है, अब हीमोडायलिसिस के अंदर अगर हीमोडायलिसिस की आप बात करोगे तो हीमोडायलिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बेसिकली आप आर्टिफिशियली डायलिसिस कर रहे होते हो और आप डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे यूरिया हो गया, सॉल्ट हो गया और एक्सेस वाटर हो गया, इसको बॉडी से रिमूव कर। जबकि ग्लूकोज जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आपको स्टेबल लेवल पे रखना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको आप बिल्कुल ब्लड की कंसंट्रेशन के मुताबिक यानी कि सेम रखते हो। हीमोडायलिसिस के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ग्लूकोज एक अच्छी चीज़ है बॉडी के लिए, तो बॉडी के काम की है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी इससे बॉडी में। ऑब्वियसली ग्लूकोज इज द राइट आंसर क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन को सेम रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट एग्जिबिट कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का क्या मतलब है? कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि लेट सपोज एक अलील है ए और एक अलील है बी। एग्जाम्पल है अलील ए और बी, अगर इस कंडीशन के अंदर आ जाए, ए बी की कंडीशन के अंदर, तो बजाय ए बी पे डोमिनेट करता है या बी ए पे डोमिनेट करता है, जिसके नतीजे में या तो फिनोटाइप ए होता है या बी होता, दोनों ने खुद को डोमिनेट कर लिया। अब जो फिनोटाइप है वो ए बी हो गया, दिस इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस देखने को मिलती है आपको ब्लड ग्रुप्स के अंदर, खासतौर पे अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप जीनोटाइप कुछ इस तरह का है, आई ए आई बी, तो आई ए की वजह से ए एंटीजन बनेगा, आई बी की वजह से बी एंटीजन बनेगा, क्योंकि ये कोडोमिनेंस है। ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का पार्ट है। आपसे पूछा क्या नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का पार्ट है।
इसी तरीके से Mn ब्लड ग्रुप भी कोडोमिनेंस का पार्ट है, जबकि O ब्लड ग्रुप के अंदर O इज बेसिकली रेसेसिव। कब होता है O? जब स्मॉल आई वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे तो कोई कोडोमिनेंस वाला चक्कर नहीं है, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म कह लो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, जिसके अंदर आप वेजिटेटिव पार्ट को, वो पार्ट प्लांट का जो रिप्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको इस्तेमाल करते हो, जैसे रूट, स्टेम्स, लीफ को इस्तेमाल करते हो और एक नया प्लांट ग्रो करवाते हो। तो ये जाहिर सी बात है प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी, तो आपने सेलेक्ट करना है सिंपल सा प्लांट। ठीक है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड पोटैटो प्लांट्स है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम और प्रोटोजोआ के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होती। एप्पल को देखोगे वहाँ पे सिंपल ग्राफ्टिंग होती है, आपने ग्राफ्ट काटा और दूसरे प्लांट में लगा। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी रनर्स के थ्रू और पोटैटो ट्यूबर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। बट आपने इतना याद रखना है कि प्लांट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रूट इन द प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन में फ्रूट का क्या काम है। देखो फ्रूट के अंदर सीड होता है, इस सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन? फ्रूट। क्योंकि जाहिर सी बात है सीड से एक नया प्लांट बनना है, तो इट एक्चुअली इज इन द नरिशमेंट ऑफ द सीड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसको लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने कार्बन लिखा, 4 वैलेंसीज होती हैं कार्बन की, एक तरफ आप लगा दो COOH ग्रुप, ठीक है, और एक तरफ आप लगा दो अमाइनो ग्रुप, एक तरफ आपने लगा दी हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप कुछ भी लगा लो, आर लगा लो, आर इज अल्काइल ग्रुप। अगर आप देखो COOH NH2, COOH NH2, अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, एंड यहाँ पे NH2 नहीं है, H2O ये भी नहीं हो सकता। अब देखो लेट सपोज यहाँ पे मैं लगाता हूँ H, तो ये हो जाएगा CH2 COOH NH2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CH3 पॉसिबल नहीं। क्यों CH3 पॉसिबल नहीं है? देखो अगर मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ लेट सपोज यहाँ पे, तो ये सिंपल CH2 हो जाएगा और COOH NH2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ H की जगह अब अल्काइल ही लगा सकता हूँ CH3। अब ये कभी भी CH3 नहीं बनेगा, ये बनेगा C2H4। सही है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केमिकल फॉर्मूला आपको अमाइनो एसिड का पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है गिवन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ जीन। अब एक जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया हुआ है AATC GAC, सही है। व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द mRNA। अब आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जीन जो आपका DNA है उससे न्यूक्लियोटाइड को पढ़ के mRNA बनाया जाता है। कैसे? हमेशा ए के साथ जो mRNA के ऊपर आएगा वो होगा एडेनिन, हमेशा बाइंड करता है यूरासिल के साथ, क्योंकि हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि एडेनिन थायमीन के साथ जो है वो कंबाइन हो रहा होता है, बट क्योंकि आरएनए के अंदर थायमीन नहीं होता, तो सिंपल आपने यूरासिल लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी यू आ गया, ठीक है। थायमीन बाइंड करेगा एडेनिन के साथ, इसी तरीके से साइटोसिन कंबाइन करता है गुआनिन के साथ, गुआनिन कंबाइन करता है साइटोसिन के साथ, एडेनिन कंबाइन करता है यूरासिल के साथ, साइटोसिन कंबाइन करता है गुआनिन के साथ। तो आप देख लो WAGC UG, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने सिंपल जो है शार्गफ रूल लगाया कि भाई एडेनिन थायमीन और साइटोसिन गुआनिन और यूरासिल इस तरीके से बाइंड करो। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है आपको ऑप्शंस के अंदर थायमीन दे दे। लेट सपोज ऑप्शन के अंदर आपको ये दे दे TTAGCEG, तो ये नहीं मार्क कर। क्यों? क्योंकि आपसे मैसेंजर आरएनए का पूछ रहा है, और मैसेंजर आरएनए के अंदर कभी भी आपको थायमीन नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है विच प्लांट इज टिपिकली पॉलिनेटेड बाय विंड। कौन सा प्लांट ऐसा है जिसके के अंदर पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स का उड़ के सिंपल जाना आपके
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, दैट इज द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के अंदर पॉलिनेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, ठीक है, ये तीन बेसिकली चीज़ें जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं किसके अंदर? पॉलिनेशन के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है कि जो विंड पॉलिनेटेड, विंड के ज़रिए पॉलिनेट होते हैं ना फ्लावर्स, उनको किसी किस्म के मतलब उनको किसी किस्म के फ्लावर में कलर की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इंसेक्ट भाई, कलर का काम क्या है? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, इंसेक्ट्स को बुलाना अपनी तरफ। विंड के अंदर तो इंसेक्ट को बुलाना ही नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे कोई फ्लावर जो है वो कलर्ड हो या इस किस्म का हो। दूसरी बात ये कि अगर पॉलन ग्रेन भारी होगा तो विंड के ज़रिए पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, तो विंड पॉलिनेशन विंड के ज़रिए अगर करनी है तो लाइट वेट पॉलन करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर ये आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, स्टेमन्स हैं, ये छुपे हुए हो, तो ज़ाहिर-सी बात है ये निकल नहीं पाएँगे, हवा के ज़रिए इनको जाना है। तो नॉर्मली विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर जो स्टेमन्स होते हैं वो एक्सपोज़्ड होते हैं। अब अगर आप देखो तो ये डैंडेलियन नज़र आ रहा है आपको, एंड दिस इज़ द राइट आंसर। क्यों? अगर आप देखो तो यहाँ पे छोटे-छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, दे आर द स्टेमन्स, और सिंपली ये जो है उड़ के विंड के ज़रिए पॉलिनेट होता है। हाइड्रिला जो है ना, ये एक वाटर के अंदर मिलने वाला प्लांट है, तो ये वाटर के ज़रिए पॉलिनेट करेगा। ये रोज़ नज़र आ रहा है इंसेक्ट के ज़रिए, ज़ाहिर-सी बात है। ये भी आपको कलर्ड नज़र आ रहा है, तो ये भी इंसेक्ट के ज़रिए नॉर्मली पॉलिनेट कर रहा होगा। ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है द डायग्राम शो फ्लोरल पिक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक फैमिली। एंजियोस्पर्मिक फैमिली का मतलब है फ्लावरिंग फैमिली, फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स की फैमिली आपको दिखाई जा रही है। उसकी एक फ्लोरल पिक्चर दिखाई, जो आपके फ्लावर की पिक्चर होती है वो दिखाई गई है। फ्लोरल फार्मूला पूछा जा रहा है, फ्लोरल फार्मूला आपने बताया। अगर आप नोट करो सबसे पहले तो दो, पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक। तो इस फ्लावर के अंदर अगर आप नोट करो तो समझना पहले ये ज़रूरी है कि एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक। इस प्लांट को आप क्या एक से ज़्यादा एक्सेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हो दो हिस्सों में? यानी कि अगर प्लांट के इसको आप तशबीह देना चाहो बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री से, तो इसे आप कह सकते हो कि जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, जबकि ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स जो होते हैं, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ ये फ्लावर है, इसको आप इस तरीके से भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, बहुत सारे एक्सेस के ऊपर। आप इस तरीके से भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, आप इस तरीके से भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। दिस इज़ एक्टिनोमॉर्फिक। तो आपके पास जो फ्लावर नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, और एक्टिनोमॉर्फिक का जो साइन होता है वो ये होता है। दिस इज़ द साइन ऑफ द एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरी बात ये कि अगर आप नोट करो यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप नोट करो यहाँ पे, जस्ट सी हियर, सी हियर, सही। अगर आप नोट करो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे स्टेमन्स भी नज़र आएँगे, यहाँ पे आपको कार्पेल्स भी नज़र आएँगे। इसका मतलब है ये इसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ये बाइसेक्सुअल है, तो आपने सिंपली इसको लिख दिया बाइसेक्सुअल। ये साइन बाइसेक्सुअल का हो गया। तो अगर आप देखो ऑप्शन ए, बी, सी, ए, बी, सी और डी। सी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये एक्टिनोमॉर्फिक है, सही। इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल है, तो सी तो एलिमिनेट हो गया। ए, बी और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब अगर आप नोट करो तो इसके आपको कैलिक्स नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ये पाँचों कैलिक्स ना जुड़े हुए हैं। कैलिक्स को आप लिखते हो के से, और 5 कैलिक्स है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लो, ये याद रखने की ट्रिक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब जो ऑप्शंस बचते हैं वो ऑप्शन ए, बी और अभी भी डी है, सही। इसका मतलब है आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप नोट करो तो कैलिक्स के बाद आता है कोरोला, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कोरोला, 5 पेटल्स मिल रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप कोरोला के लिए भी ये लिखोगे C5। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे अगेन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर किसी हद तक मौजूद है, इनफैक्ट ऑप्शन डी के अंदर भी अभी भी मौजूद है। अब जो असल कहानी है ना वो यहाँ पे है। इसके बाद आप फ्लोरल फार्मूला आराम से लिख लो। अगर आप नोट करो तो यहाँ पे
जो आपके पास एंड्रोशियम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो एंड्रोशियम है ना, दिस इज़ एक्चुअली दिस एंड्रोशियम इज़ एक्चुअली इंसर्टेड ऑन द कोरोला। देखो ये कोरोला के ऊपर, यानी कि पेटल्स के ऊपर इंसर्टेड है। कितने स्टेमन्स नज़र आ रहे हैं एंड्रोशियम के अंदर? 1 2 3 5 5 स्टेमन्स नज़र आ रहे हैं और ये फ्यूज़ नहीं है, स्टेमन्स फ्यूज़ नहीं है, लेकिन ये किसके ऊपर मौजूद है? ये कोरोला के ऊपर मौजूद, कोरोला के ऊपर मौजूद है ये एंड्रोशियम। तो ये साइन आपको ये बताता है कि दिस इज़ बेसिकली द एंड्रोशियम जो आपको कार्पल्स पेटल्स के ऊपर मिल रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन ए आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है। वैसे अगर आप एग्जाम में पूछ लीजिए किसका फॉर्मूला है, फ्लोरल फार्मूला है या किसकी फ्लोरल डायग्राम है, तो ये सोलनेसी नाइटशेड फैमिली की फ्लोरल डायग्राम है जिसमें टोमेटो वगैरह आ जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन अ शॉर्ट डे प्लांट इज एक्सपोज टू फ्लैश ऑफ लाइट ड्यूरिंग द नाइट। अब शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जो तब फ्लावरिंग करते हैं जब दिन शॉर्ट होता है। दिन शॉर्ट होने का मतलब ये लाइट कम टाइम के लिए इनके ऊपर पड़ती है। अब अगर मैं रात के वक्त भी इनको लाइट देना शुरू हो जाऊँ तो ये समझेंगे कि भाई दिन लंबे हो गए एंड अल्टीमेटली फ्लावरिंग क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। तो फ्लावरिंग इज इनहिबिटेड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक जेनेटिक क्रॉस है जिसके अंदर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई है ए और बी जीन के दरमियान, ए और डी जीन के दरमियान, ए और सी जीन के दरमियान और बी और सी जीन में। कितनी कितनी आई है भाई? 50%, 70%, 30%, 20%। 50%, 70%, 30% एंड 20%। अब आपने बताया ना ये व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। याद रखना जितनी ज़्यादा रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी उतने दो जीन्स दूर होंगे। जितनी ज़्यादा रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज़्यादा जीन्स जो है वो दूर होंगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे ज़्यादा रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी किसकी है? ए और डी के दरमियान। इसका मतलब है ए और डी सबसे दूर है। ए और डी सबसे दूर है। करीब कौन है? सबसे पहले करीब है आपके पास कौन भाई? सबसे पहले करीब है आपके पास ए और सी। ए और सी करीब है और देन फिर बी। देन बी। सिंपल जबान में अगर बात करें क्योंकि ए बी का डिस्टेंस है 50% लेकिन ए सी का डिफरेंस है 30%। तो इसका मतलब ए सी 30% करीब। इसी तरीके से सी बी 20%। तो ये काफ़ी करीब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो आपका आंसर आ गया ए सी बी डी। ठीक है, ए सी बी डी वुड बी द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। कह रहा है आइडेंटिफाई फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली ए में इन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड दिखाया हुआ है। ई इज सम काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एफ नज़र आ रहा है दिस इज द होल इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। जबकि अगर आप बी को देखो तो ये आपको दो लेयर्स के बारे में बता रहा है। और ये दो लेयर्स किसकी है? अगर आप देखो कुछ इस तरह की आपको लेयर मिल रही है। ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है। तो बी इज बेसिकली फॉस्फोलिपिड। बी इज बेसिकली फॉस्फोलिपिड। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपको बीच में मिलता है मैम। तो दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ई इज कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में आपसे कह रहा है व्हाट इज द फाइनल यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन एन इलेक्ट्रॉन दैट ट्रैवल थ्रू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से 2 3 से इसी तरीके से चारों कॉम्प्लेक्स पे गुजरता है उस इलेक्ट्रॉन का आखिरी पॉइंट क्या होता है? तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कौन? ऑक्सीजन। और फिर इस ऑक्सीजन को कंबाइन करवा दिया जाता है हाइड्रोजन आयन के साथ। तो क्या बनाया जाता है? वाटर बनाया जाता है। अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन है ये कंबाइन करता है हाइड्रोजन आयन के साथ और बन जाता है वाटर। ठीक, तो इसका मतलब है कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। रिसाइकल नहीं होता, रिड्यूस होके यूज टू रिड्यूस एन नहीं, एन को रिड्यूस करने के काम नहीं आता, यानी कि एन को NADH2 में कन्वर्ट करने के काम नहीं आता। स्टोर्ड ATP सिंथेज नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्लोजिंग ऑफ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, closing of venous flytrap on touch stimulus is an example of which
ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मूवमेंट। अब जो ये वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करता है, जब भी लेट सपोज ये वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट आया, सही, लेट सपोज ये इंसेक्ट, तो ये खुद को बंद कर लेता है। तो अगर आप देखो ये कौन सी मूवमेंट है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। मूवमेंट नॉर्मली दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्शनल और एक होती है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब, पहले तो डायरेक्शनल समझो। फॉर एग्जाम्पल ये सनलाइट है, ये सन है, एग्जाम्पल है। तो शूट ग्रो करती है सनलाइट की डायरेक्शन में, इसका मतलब है दिस इज डायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। स्टिमुलस क्या है, इंसेक्ट का अंदर आना। डायरेक्शन तो नहीं है ना कि स्टिमुलस यहाँ पे इंसेक्ट अंदर आया तो जस्ट वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो गया। तो इसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। उसमें भी कई तरह की होती है, फोटोनेस्टिक होती है, थर्मोनेस्टिक, नेस्टिक और हैप्टोनेस्टिक। एप हाइपोनास्टिक इज नथिंग, ठीक है, हाइपोनास्टिक कुछ नहीं होता, ये तो इनकरेक्ट। फोटोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर बेसिकली फ्लावर बन होता है, खुलता है ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है ऑक्सैलिस फ्लावर, ओपन होता है दिन में और बन हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। निक्टीनेस्टी, निक्टीनेस्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बेसिकली आपको लिग्यूम फैमिली के अंदर देखने को मिलता है, और ये इसका ताल्लुक इससे नहीं है, ठीक। इसका मतलब है नन ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर, बट अगर यहाँ पे लिखा होता हैप्टोनाइस्टिक, तो हैप्टोनाइस्टिक इज द राइट आंसर, क्योंकि हैप्टोनास्टिक मूवमेंट आपके इंसेक्टिवोरस पार्ट को दिखा रहे होते हैं सभी। दिस इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच, ठीक है, टच स्टिमुलस की वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस आते हैं। सबसे पहला फेज तो आपके पास होता है फॉलिक्यूलर फेज, जिसके अंदर फॉलिकल ग्रो करता है, ठीक है। देन इस फॉलिकल में से ओवम को रिलीज करवा दिया जाता है, ओव्यूलेशन होती है, एंड देन फिर ल्यूटियल फेज आता है। सिंपल है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू हैव अ ब्लड ग्रुप ओ। कि बच्चे में क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप ओ हो, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड बोथ आर heterozygous। पेरेंट्स heterozygous ए एंड बी है, यानी कि आई ए स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई। अब आप सिंपल जो है वो इनका पनेट स्क्वायर बना लो, ओ ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी बता दो। बहुत आसान सवाल है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं आई ए स्मॉल आई, यहाँ पे हम लिखते हैं आई बी स्मॉल आई। तो ये हो गया आई ए आई बी, ये हो गया आई बी स्मॉल आई, ये हो गया आई ए स्मॉल आई, और ये हो गया स्मॉल आई स्मॉल आई। तो चार में से एक बच्चा ओ ब्लड ग्रुप का होगा, ये वाला जो बच्चा है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप स्मॉल आई की कंडीशन में शो होता है। तो चार में से एक बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 25% आएगी। 25% इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है कि ब्लड शुगर कंसंट्रेशन इज लाइकली टू वेरी मोस्ट इन विच ऑफ दीज ब्लड वेसल। ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ब्लड शुगर कंसंट्रेशन डिफर हो सकती है, मतलब वेरी कर सकती है, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है इसके अंदर। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे लिख रहा है एब्डोमिनल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एंड हेपाटिक पोर्टल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेपाटिक पोर्टल वेन, क्योंकि हेपाटिक पोर्टल वेन इंटेस्टीन से ब्लड लेकर जाती है लिवर के पास। अब किसी शख्स ने अगर ज़्यादा शुगरी डाइट ले ली है, अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये जो ज़्यादा शुगर है, ये ज़्यादा शुगर इस वेन के ज़रिए कहाँ से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन से लिवर के पास जाएगा। कभी ज़्यादा शुगरी कंटेंट होगा तो ज़्यादा शुगर होगी ब्लड में, और कभी कम शुगरी कंटेंट होगा तो कम होगी, सिंपल। एब्डोमिनल आर्टरी तो एओर्टा से अराइज हो रही है, सही है, तो इसके अंदर तो शुगर लेवल वेरी नहीं करेगा। कोरोनरी आर्टरी भी बिल्कुल नहीं करेगा, इसी तरीके से पल्मोनरी वेन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ये करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डायग्राम शो अ सेक्शन थ्रू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, विच ऑफ द लेबल्ड पार्ट ऑफ द डायग्राम सिक्रीट हार्मोन। सिंपल जबान के अंदर पूछ रहा है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है पार्ट। डी आपको सेरिबेलम नजर आ रहा है, ठीक है, बी इज द ब्रेन स्टेम, सी इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर आप देखो ए, तो सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती, जबकि ए इज द प्यूटरी ग्लैंड। प्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन रिलीज कर रहा होता है,
ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन कह रहा है, अ डीएनए मॉलिक्यूल इज फाउंड टू बी कंपोज्ड ऑफ 30% साइटोसिन बेसिस। डीएनए के अंदर 30% साइटोसिन है। 30% क्या है? साइटोसिन। What will be the percentage? What percentage of the strand is made up of adenosine bases? एडिनोसिन की परसेंटेज क्या होगी? देखो, आपको पता है एडिनोसिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन मिलके 100% बनाएंगे। अब हमें पता है शार्गफ रूल से कि जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा, क्योंकि साइटोसिन और गुआनिन पेयर करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रखा 30%, यहाँ पे रखा 30। अब मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास ए एक्स है और टी भी एक्स है, क्योंकि ए और टी की वैल्यू भी बराबर होगी। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर करता है। और यहाँ पे लिख लिया हमने 100। अब सिंपल है, ये एक्स एक्स से प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, एंड देन फिर यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब इस प्लस के 60 को वहाँ लेकर जाओ, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 2x। अब 2 को उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल 40 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 20। तो एडेनिन 20% होगा और थायमीन भी 20% होगा। तो आंसर वुड बी 20%। जल्दी जल्दी में इसको 30% नहीं लगा देना है, 60% नहीं लगा देना। आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे जो क्वेश्चंस हैं, ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो AQU के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस किया। एंड देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चंस रिपीट हों आने वाले एग्जाम्स के अंदर, तो इनको ज़रूर कवर अप करना। एंड ये आपके एमडी कैट के अंदर भी काम आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।